क्या पढ़े थे? हेडिंग डाल लो क्वालिटी फैक्टर। कौन सा क्वेश्चन? होमवर्क दिए थे? चलो बात बंद कर लो, शांत हो जाओ। चेक करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं हुआ है वो। आ जाओ। सुनिए, क्वेश्चन दिए थे, नहीं हुआ है। इतना आसान क्वेश्चन था, फिर भी सब हो गया है, उसमें एक आध फंसा है बस। ठीक है, चलो बताते हैं, आंसर मिला रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जिसमें 8-9 पार्ट था वही वाला क्वेश्चन ना? ठीक है, चलिए सुनिएगा। पहला क्वेश्चन में पूछा था हमसे, निकालना था फ्रीक्वेंसी। पहला ईएमएफ था, क्या निकालना था? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आया है। ठीक है, बात नहीं। अब सुनो दूसरे का आंसर सुनिएगा। दूसरे में एक्सी और एक्सएल निकालना था क्या? अरे रिएक्टेंस निकालना था, तो रिएक्टेंस ही एक्सी और एक्सएल कहलाते हैं। एक आया है, अगर पॉइंट में निकाले हो तो 127.3 ओम, और एक आया है 31.4 ओम आया है। तीसरा देखिएगा, क्या इम्पीडेंस निकालना है? लगभग रूट में 9821 पॉइंट समथिंग आया है क्या? रूट से इसको बाहर निकालोगे तो लगभग 10,000 के बराबर है, तो 99 पॉइंट समथिंग जाएगा, 1-2 जो भी है। तीसरा हो गया। चौथा क्या निकालना था? इफेक्टिव करेंट, मतलब आई आरएमएस बोल लो, आई नॉट बोल लो, बट यहाँ पे इफेक्टिव वर्ड बोल दिया। तो इफेक्टिव का मतलब क्या? हम ई नॉट बाई √2 आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से देखो, आई इफेक्टिव मतलब आई आरएमएस, तो आई आरएमएस कितना होगा? आई आरएमएस रखेंगे तो यहाँ पे भी आरएमएस रखना पड़ेगा, तो ये आरएमएस कहलाएगा। बट ये ई आरएमएस पता नहीं है, तो क्या हम इसको पहले आई नॉट बोलें तो क्या ये भी आई नॉट होगा, मतलब ई नॉट होगा? तो ई नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, उससे निकल के आया होगा ये √2 नहीं, क्या होता है भाई, जेड। तो हमारी वैल्यू कितनी आई है? लगभग 2.22 एम्पियर आई है। क्या आई? नहीं आई है। अच्छा, अब सुनो कैसे आएगी। ये आई नॉट निकाल रहे हो और क्वेश्चन में निकालना क्या है? आई इफेक्टिव लिखा है, इफेक्टिव केवल आई बोला है, आई इफेक्टिव उसमें लिखा था। आई इफेक्टिव का मतलब है आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस निकालना है। तो एक बात बताओ, पहले यहाँ से तुम आई नॉट निकाल लोगे और उस आई नॉट को क्या आई नॉट बाई √2 करोगे, तब ना आई इफेक्टिव आएगा या आरएमएस आएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 2.2 एम्पियर। ठीक है, सॉल्व करके देखना। पांचवा क्या निकालना था? फेज एंगल आया है क्या? अरे एक्सी बड़ा है कि एक्सएल? एक्सी, तो फॉर्मूला लगाया होगा tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन में आर। आया है क्या? ये कितना आया है सर? tan इनवर्स 95.9 अपॉन 25 आया है क्या? पांचवा हो गया। छठवां देखिए, छठवें में क्या बोल रहा है? इंस्टेंटेनियस करंट। तो एक बात बताओ, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव, कुछ रहा होगा? क्यों भाई, रहा होगा ना। अब ओमेगा सर नहीं पता है, बट फ्रीक्वेंसी तो पता है ना, पता है तो रख दो। I इज इक्वल टू, अच्छा सर आई नॉट हम निकाले हैं, यहाँ देखिएगा ये नहीं है, ये तो आई इफेक्टिव है।
आई नॉट निकाले हैं, आई नॉट की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, साइन छोड़ देंगे, एफ की वैल्यू 50 निकाले हैं और फाई भी निकाले हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो कुछ आएगा नहीं, तो फाई को ऐसे रहने देना, बाद में उसकी वैल्यू पुट कर लेना। एग्जैक्ट में ये आंसर आ रहा है, बता दे रहा हूँ आपको। आई इज इक्वल टू 3.13 साइन 314t प्लस 1.31। इस फाई की वैल्यू को उसने सॉल्व करके निकाला है, जो कि 1.31 आ रहा है। सातवें का आंसर, सातवां क्या निकालना है? वोल्टेज किसके क्रॉस? तो वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? आई आर एम एस, करेंट तो सेम जाएगा मगर एक्सी लिखा जाएगा। रख के सॉल्व किया है तो 282.6 आएगा, क्योंकि आई आर एम एस यहाँ से निकाले हो तुम। ठीक है, बस यहाँ एक्सी और एक्सी भी तुम ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हो। अगला क्वेश्चन है आठवां। आठवें में क्या बोला है? अच्छा, इसमें वी एल और वी सी सबके लिए निकालना है ना, तो वी आर एम एस अगर हम निकालेंगे तो आई आर एम एस एक्सएल भी होगा, वी आर एम एस निकालेंगे आर के क्रॉस तो क्या होगा? आई आर एम एस इंटू आर। ये आर के क्रॉस है, ये एल के क्रॉस है और ये सी के क्रॉस है। तो दोनों के आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर आया है एल वाले का 69.7, इसका आंसर आया है 55.5। आठवां, बताइए वेक्टर डायग्राम बनाना है। आठवें में वेक्टर डायग्राम बनाना है ना, बन जाएगा। अरे कौन सा सर्किट है ये, कौन बड़ा है? एलसीआर में कौन सा केस? सेकंड वाला है क्या? एक्सी बड़ा है, तो वेक्टर डायग्राम बन गया सर। ऐसे नीचे होगा, ये कितने डिग्री होगा? फाई। फाई की वैल्यू तुम्हें अभी यहाँ निकाले ही हो, 95.9 tan इनवर्स में है, वही फाई यहाँ रहा होगा। सर यहाँ पे क्या होगा? बात नहीं, क्या यहाँ पे वी आर होगा और यहाँ पे क्या होगा? वी सी माइनस वी एल, जो बड़ा है। नहीं, जेड नहीं होगा, वी नॉट होगा। क्या होगा? वी नॉट होगा। अभी वी के टर्म में है, अगर एक्सएल एक्सी और आर के टर्म में होता तो क्या यही वेक्टर डायग्राम में यहाँ आर होता, यहाँ क्या होता? एक्सी माइनस एक्सएल और यहाँ पे क्या होता? जेड और ये फाई। क्या यही बनता वेक्टर डायग्राम? अगला बताइए क्या निकालना है? What value of inductance will make the impedance of circuit a minimum? ठीक है, उसने पूछा है इम्पिडेंस की वो कम से कम कौन सी वैल्यू रखी जाए, इम्पिडेंस की ना, नहीं सॉरी इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस की वो कौन सी वैल्यू रखी जाए जिसकी वजह से सर्किट का इम्पिडेंस सबसे कम हो जाए। तो एक बात बताओ, सर्किट का इम्पिडेंस सबसे कम तभी होता है जब एक्सएल एक्सी के इक्वल होता है। कितनी बार चिल्लाए हैं ये बात? होता है। तो क्या सर हम एक्सएल को एक्सी के अगर इक्वल करना चाहते हैं तो उसने पूछा है एल की वैल्यू को क्या रखा जाएगा। तो क्या एक्सएल को ओमेगा एल लिख सकते हैं और एक्सी को 1/एल की वैल्यू निकालनी है सर, ओमेगा को इधर भेज दें तो 1/ओमेगा² सी होगा। क्या होगा? अब बताइए एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहीं पे हमें सी पता है, सी दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना, सी दिया है, ओमेगा नहीं पता है। तो सर 2πf, क्या f निकल जाएगा? अरे f तो निकाले ही हो, f तो निकाले ही हो, अरे f निकल जाएगा। तो L इज इक्वल टू 2πf का स्क्वायर इंटू सी। यही L की जो वैल्यू आएगी वही L की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी। रख के निकालना, बता दे रहे हैं आंसर आ रहा है 0.405 हेनरी। ये दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द L, इंडक्टेंस की मिनिमम वैल्यू है। रख के सॉल्व करिएगा, सारा आंसर नोट कर लो। जिन्होंने किया है ठीक है, जो नहीं किए हैं एक पेपर दो फाड़ के। ये इतना साफ है कि पूरा हाथ ही खराब हो जा रहा है। दो फाड़ो। अभी 1 महीने बाद बेचोगे ठेला पे ले जाके, बूजा वाले के वहाँ।
ऐसा ही है ना, 11 का बेच ही दिए होगे, रखे थोड़े हो गए है। पूरा बर्जा भर गया है, हाँ? भले से पढ़ते हो चाहे ना, म्यूजियम में जाएगा ना। चलो क्वेश्चन, हेडिंग डालो। क्या हेडिंग दिलवाए थे कल? कचकुल बोले थे, ठीक है ठीक है। हेडिंग डालिए शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, बात बंद कर लो, हेडिंग लिखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ऐसे डैश करके लिखना, क्वालिटी फैक्टर, ऐसे क्यू फैक्टर कहा जाता है इसको, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, या इसी को कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, लिखिएगा पॉइंट वाइज बोल रहा हूँ, कुछ है नहीं, पढ़ चुके हो। मैंने कल ही बताया था कि जितना, अभी मैंने कल एक बात सुन लो, अभी ग्राफ बनाएंगे, परफेक्ट ग्राफ बनाएंगे। हमने हेडिंग डाला है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। एक बात बताओ, रेजोनेंस कब होता है? कल ही बोला था जब एक्सएल किसके इक्वल हो जाता है? एक्सी के इक्वल। अच्छा, अगर हम ग्राफ बनाते हैं ओमेगा की केस में और आई नॉट के केस में, आई मतलब करंट और ओमेगा के केस में, तो तुम्हें कल ही बोला था कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी। उससे इधर जाओगे तो भी करंट जीरो हो जाएगा, इधर आओगे तो भी करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब कल मैंने दिखाया था कि अगर ओमेगा की वैल्यू जीरो है तो भी करंट क्या हो जा रहा है? ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट है तो भी करंट क्या हो जा रहा है? जीरो। तो ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट पे और जीरो पे, दोनों पे जीरो हो रहा है करंट, तो जाहिर सी बात है ये जीरो हुआ होगा और इधर कहीं इनफाइनाइट रहा होगा। तो कहीं बीच में एक ऐसा पॉइंट रहा होगा जहाँ पे करंट क्या हो गया होगा? मैक्सिमम। दिस इज द मैक्सिमम करंट। ठीक है, अब इस करंट से अगर ग्राफ बनाएं तो क्या कुछ ग्राफ हमें ऐसे निकलते हुए दिखाई देगा? कैसे जाते हो? ये टच नहीं करेगा, ध्यान से, क्योंकि इनफाइनाइट जो है ना वो परफेक्ट नंबर तो है नहीं, तो ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि हमने इधर का टर्म क्या लिया है? इनफाइनाइट। ये जीरो तो लिया, ये तो समझ में आ रहा है, बट इधर का टर्म ओमेगा क्या लिया हमने? इनफाइनाइट। तो ये टच नहीं करेगा, ये ग्राफ ऐसे नीचे नीचे जाएगा, इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, साफ दिखाई दे रहा है कि क्या ये पॉइंट जो तुम्हें दिख रहा है, इसी पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। मतलब ये सर ऐसी फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे एक्सएल किसके इक्वल हो गया होगा? एक्सी के। क्या यही रेजोनेंस का केस है? अब सुनिए, मैंने हेडिंग डलवाया शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ये ग्राफ शार्प करना है। शार्प का मतलब है कि करंट की वैल्यू और ऊंची जाएगी, यही होगा। अभी करंट तुमको 5 एम्पियर मिला है और तुम इसी को मैक्सिमम मान बैठे हो। ठीक है, किसी बंदे को करंट 10 एम्पियर मिला, इसका मतलब क्या? ये ग्राफ उसके लिए और ऊपर गया होगा, और ये ग्राफ तभी ऊपर जाएगा तो क्या इसका शार्पनेस और पीक तक कैसे जाएगा? अब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? एक बार सोचो, थोड़ा ध्यान से देखो। एक्सएल सर एक्सी के इक्वल हुआ तो रेजोनेंस मिला, यही केस रेजोनेंस हुआ। ठीक है सर, जेड इस केस में किसके इक्वल हो गया? आर के इक्वल हो गया। मतलब हमें इन दोनों से अब मतलब नहीं है, हमें किसको देखना है? रेजिस्टेंस आर को देखना है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक फिगर और बना दूं और एक फिगर और बना दूं, और मैं पूछूं ये फिगर नंबर 1 है, ये 2 है,
और ये 3 है, किसमें करंट मैक्सिमम दिखाई दे रहा है आपको? तो क्या फिगर नंबर 1 में दिखाई दे रहा है? सर फिगर नंबर 1 में करंट की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। और इसमें सर करंट कम है, सबसे कम है। तो सर सब इसमें मॉडरेट है, इन दोनों के बीच में है। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा करंट तभी होगा जब उसका इम्पीडेंस कम होगा, यही तो होगा, क्योंकि करंट को रोकता कौन है? रेजिस्टेंस। बट यहाँ LCR सर्किट है, तो रेजिस्टेंस ना बोल के क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। और सर ये रेजोनेंस का टर्म है, तो जाहिर सी बात है जेड ही क्या कहलाएगा? आर। मतलब सर ये ग्राफ देख के साफ पता चल रहा है कि इसके लिए आर सबसे क्या रहा होगा? लो। इसके लिए आर क्या रहा होगा सर? हाई। और इसके लिए आर क्या रहा होगा सर? मॉडरेट, मतलब एवरेज रहा हो, इन दोनों के बीच का रहा होगा। क्लियर है इतनी बात? मॉडरेट है, मॉडरेट रहा हो, ठीक है। तो इसके लिए आर लो है, इसके लिए आर हाई है, और इसके लिए आर हाई है और इसके लिए आर मॉडरेट है। मतलब एक बात पता चल रही है साहब कि सर अगर हमें रेजोनेंस को शार्प करना है तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? लो। जितना रेजिस्टेंस लो करते जाएंगे, क्या क्वालिटी फैक्टर उतना इंक्रीज होता जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात? अब एक चीज देखो, इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, अभी बस समझना था हमें, हम समझ लिए। मतलब क्वालिटी फैक्टर तुमसे कोई पूछे क्यू फैक्टर क्या है, तो तुम क्या जवाब दोगे? हम बस अभी लिख रहे हैं, ये अभी हम बोलेंगे तब लिखना। हम बोल रहे हैं इट इज अ, क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी कह लो या एक कांस्टेंट कह लो, इट इज अ कोफिशिएंट कह देते हैं। इट इज अ कोफिशिएंट which measure the sharpness of resonance। भाई रेजोनेंस वाले केस में जो ग्राफ बना है ना, उस ग्राफ के शार्पनेस को मेजर करने के लिए एक नया टर्म अराइज करेंगे, और वही टर्म क्या कहलाएगा? क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी उतनी बेहतर तभी होगी जब हमें ज़्यादा करंट मिलेगा। तो करंट ज़्यादा कब मिलेगा? जब ये ग्राफ जितना शार्प होगा। शार्प जितना होगा, क्वालिटी फैक्टर उतना इम्प्रूव करेगा। वही बात लिखा है कि एक ऐसा कोफिशिएंट जो मेजर करता है शार्पनेस रेजोनेंस का, कहलाता है क्वालिटी फैक्टर। अब शार्पनेस कैसे बढ़ेगी? तो सर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाएगा? लो। शार्पनेस को कम करना है तो रेजिस्टेंस को क्या कर दीजिए? हाई कर दीजिए। समझ गए इतनी बात? तो पहले तो अभी यही लिखना है, फिर ये ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आप हेडिंग डालें, उसके नीचे लिखो, बोल रहे हैं द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी is independent of R। The resonant frequency is independent on R, independent of R, comma, but the sharpness of peak depend on R। शार्पनेस ऑफ पीक डिपेंड ऑन आर। फुल स्टॉप देना और नेक्स्ट लाइन से लिखना, द पीक इज हाइयर फॉर स्मॉलर वैल्यू, पीक इज हाइयर फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ आर एंड फ्लैट वन, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, फ्लैट वन फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ आर, एंड फ्लैट वन फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ आर।
ठीक है, फुल स्टॉप देना और फिर नीचे आना नेक्स्ट लाइन से लिखना द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस is measured by coefficient called quality factor, Q factor लिखना, quality factor of the circuit। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। अब ये ग्राफ बनाना, ये साइड में ज़रूर लिखना, ये बात ये नहीं ज़रूरी है मगर ये ज़रूरी है। कैसे ये ग्राफ बना है याद रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ बना लो। भाई तुम्हारा पेज कहाँ गया? चलो ठीक है, नोट करो, अब ग्राफ बनाओ। मैं दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ। हो गया? ठीक है, आप बनाइए, मैं दूसरा ग्राफ यहाँ बना रहा हूँ। बात नहीं भाई, ये ग्राफ बनाएंगे उसके बाद। ये ग्राफ हो गया है, इसको नाम दे दीजिएगा फिगर नंबर 1। इससे अब लेना देना नहीं है, जो अगला टर्म लिखेंगे फिगर नंबर 2 से लिखेंगे। तो पहले फिगर बना लो, फिर बोल रहे हैं क्या है उसमें, कौन कौन सी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं उसको, बट पहले बना लो फिगर। जल्दी करो। हो गया? जल्दी करो भाई, ख़त्म करना है इसको, क्वेश्चन करना है। बोलें, लिखिएगा इस ग्राफ के नीचे, द क्वालिटी फैक्टर is defined as the quality factor is defined as the
ratio of resonant frequency, define as the ratio of resonant frequency to the difference in two frequency taken in a both side on a both side of a resonant frequency such that at each frequency comma the current amplitude become 1 by root 2 times 1 by root 2 times the value of resonant frequency. 1 by root 2 times the value of resonant frequency. ध्यान से सुनो, अब क्या लिखे हो तुम? मैथमेटिकली कैलकुलेशन हम इस फिगर से कर रहे हैं, ये फिगर बस समझने के लिए था। शार्पनेस क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। अब देखो मैंने एक कोई शार्पनेस वाला ग्राफ उठा लिया है, चाहे ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, कोई एक ले लिया हूँ, इसमें से एक ग्राफ ले लिया हूँ, ठीक है सर। मान लिया कि ये पॉइंट जो है इसी पे हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिली है जो कि ओमेगा आर है, ठीक है। अच्छा, ये ओमेगा आर मिल गए, दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसी पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम। क्या ये दिस इज द मैक्सिमम करंट? हाँ सर, ये करंट मैक्सिमम होगा। अब एक बात सुनो, इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से इधर आएंगे और इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से इधर जाएंगे, तो क्या ग्राफ जिधर जैसे इधर चल रहा है क्या वैसे इधर चल रहा है? तो जाहिर सी बात है इस ग्राफ पे इधर और इधर दोनों पॉइंट एक ऐसा करंट मिलेगा जो इस करंट का कितना होगा, 1 बाई रूट 2 टाइम्स। ध्यान से देखो, ई नॉट बाई आर, ऊपर जाने पे ई नॉट बाई आर है, तो नीचे आने पे धीरे धीरे क्या करंट की वैल्यू घटेगी, तो कितनी कम होनी चाहिए, 1 बाई रूट 2 टाइम्स ऑफ दिस, ई नॉट बाई आर का 1 बाई रूट 2 टाइम्स, तो थोड़ी सी कम हो गई करंट। तो इस फ्रीक्वेंसी पे जहाँ पे इधर और इधर दोनों पे ये करंट अगर मिला, वो फ्रीक्वेंसी इधर और इधर हमने नोट कर दिया किस नाम से, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नोट कर दिया। अब सुनिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्वालिटी फैक्टर इज, क्यू फैक्टर इज, जो लिखवाया है उसी की बात कर रहे हैं। इट इज द रेशियो, किस चीज का रेशियो है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या ओमेगा आर कहलाएगा, अपॉन टू द, देखो आपने लिखा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द फ्रीक्वेंसी बोथ साइड ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जहां पे करंट कितना हो जा रहा है, 1 बाई रूट 2 टाइम्स ऑफ पीक करंट। पीक करंट का कितना टाइम, 1 बाई रूट 2 टाइम्स। तो सर वो फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा 1 ओमेगा 2, क्या इन्हीं का डिफरेंस चाहिए, तो सर क्या लिख देंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यही फॉर्मूला बनेगा और यही कहलाएगा क्वालिटी फैक्टर। क्लियर है इतनी बात, जो लिखे उसी चीज को यहाँ पे बस ऐसे लिख दिया। अब सुनो थोड़ा, ये फॉर्मूला बना है आपके लिए। एक चीज और, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज द रेजोनेंट, बोलो भाई, फ्रीक्वेंसी अपॉन, थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, क्या ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 घटाने पे क्या ये टोटल लेंथ पता चल जाएगा क्या? अरे ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 घटा दोगे तो क्या यही लेंथ तो पता चलेगा। और थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इतने लेंथ को क्या माना हूं और इसको भी क्या माना हूं, तो डेल्टा ओमेगा और डेल्टा ओमेगा क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 डेल्टा ओमेगा जो है वो कहलाता है बैंड विड्थ। इस बैंड की विड्थ कितनी है, वही होगा 2 डेल्टा ओमेगा,
मतलब क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, इसी को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे ओमेगा आर इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मतलब क्या 2 डेल्टा ओमेगा, और 2 डेल्टा ओमेगा क्या कहलाएगा, बैंडविड्थ। मतलब सर यहाँ से हम बोल सकते हैं बैंडविड्थ क्या होगा, देन बैंडविड्थ होगा 2 डेल्टा ओमेगा। हो जाएगा क्या, होगा इतना। अच्छा एक बात बताऊं, ओमेगा 1 अगर निकालना है तो क्या होगा, और ओमेगा 2 निकालना है तो क्या होगा। सर ओमेगा 1 निकालना है तो एक बात देखिए, ओमेगा आर यहाँ है, इसमें ओमेगा आर यहाँ है, और इसमें इतना घटा दे तो क्या यहाँ पहुँच जाएंगे। ओमेगा आर में से सर क्या माइनस कर दें, और अगर हमें ओमेगा 2 चाहिए तो ओमेगा आर में कितना जोड़ दें, मतलब ओमेगा आर में क्या जोड़ दिया जाए, डेल्टा ओमेगा। तो क्या यहाँ से ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकल जाएंगे। तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नोट करिएगा, इसी जो लाइन लिखे हो उसी के नीचे ये सब दिया रहेगा क्वेश्चन में। डेल्टा ओमेगा बस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का खेल है जो आपको समझना है, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालने का तरीका मैं बता दिया। अगर बैंडविड्थ पता होगा तो तुम ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकाल लोगे। अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा, बट अभी लिखो पहले, अभी तो मैं और फॉर्मूले डिराइव करने हैं, जल्दी नोट करिएगा। हो गया, चलो थोड़ा ध्यान से देखो, एक फार्मूला मिल गया है, बट बुक में पता है जरूरी नहीं कि इन्हीं फार्मूलों से सीधे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन और भी किसी फार्मूले से आएगा, तो उसके लिए भी फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। थोड़ा इम्पीडेंस के टर्म में आते हैं। बताइए अभी तक कोई प्रॉब्लम है? हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ विशेष है। आप सिंपल सी बात है, आपसे अब कोई भी पूछे बैंडविड्थ क्या होगा, तो सर जो शार्पनेस मिलता है, ठीक है, वो शार्पनेस पे एक फ्रीक्वेंसी होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे करंट की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 टाइम्स ऑफ द पीक करंट। पीक करंट, अरे ये ई नॉट बाई आर को क्या आई नॉट लिख सकते हो क्या, देन आई नॉट मतलब पीक करंट, पीक करंट का 1/√2 टाइम्स। तो सर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे करंट पीक करंट का इतना हो जाए, उन्हीं फ्रीक्वेंसी के बीच का टोटल डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, बैंडविड्थ। क्या समझ गए हो? अभी लिखवा देते हैं, ये बात अभी अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। चलिए चाहे लिख ही लीजिए, बैंडविड्थ थोड़ा सा छोटा सा हेडिंग डाल के लिख लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप भूल जाएंगे बैंडविड्थ क्या है। बस एक लाइन बैंडविड्थ डैश करके लिखना, द रेंज बिटवीन omega 2 and omega 1, the range between omega 2 and omega 1 is equal to 2 delta omega, is equal to 2 delta omega, and this is called bandwidth। ठीक है, फुल स्टॉप देना और फिर उसके उसी नीचे लिखना, इसी में इसी हेडिंग के नीचे लिखना, द लार्जर वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, द लार्जर वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। बताओ अभी इसके आगे लिखना है एक लाइन, एक बार मैंने लिखा है द लार्जर वैल्यू ऑफ द क्वालिटी फैक्टर, ये इतना ही लार्ज होता जाएगा, कब होगा, जब बैंड की विड्थ क्या पतली होती जाएगी, समझ रहे हो,
बैंडविड्थ बहुत अच्छा होगा उतना ही अच्छा क्वालिटी फैक्टर मिलेगा। तुम ऐसे भी देख सकते हो, क्या बैंडविड्थ इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर। तो बैंडविड्थ अगर कम हुआ तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हो। तो तुमने लिखा है द लार्जर वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ। उसके आगे लिख लो फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की छोटी वैल्यू के लिए क्वालिटी फैक्टर हमेशा लार्जर होगा फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ। यहाँ से चाहें तो ये बात लिख भी सकते हैं इसी टर्म के नीचे कि Q फैक्टर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ। लिखा जा सकता है ना, Q फैक्टर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ। और कोई पूछे बैंडविड्थ कितना होता है तो सर 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू ये है। चलिए आइए अब नीचे थोड़ा सा हम दूसरे टर्म में लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर अ क्वालिटी फैक्टर। ये तो ठीक है, जो भी डिफिनीशन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाल दिया क्वालिटी फैक्टर, बट एक्सप्रेशन इसका हम निकालने जा रहे हैं क्वालिटी फैक्टर। थोड़ा ध्यान से सुनिए, पहले समझ लीजिएगा तब नोट आउट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब कंफ्यूज होंगे अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुए। सबसे पहले बताइए इम्पीडेंस कितना होगा LCR सर्किट में। तो सर LCR सर्किट में होगा XL माइनस XC होता है, यही होता है ना, या XC माइनस XL होता है, कुछ भी लिख सकते हो। तो हम मान लिए XL माइनस XC है, क्या इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये Z तब अगर मान लो रेजोनेंस है तब तो ये 0 हो जाएंगे और Z किसके इक्वल हो जाएगा, R के। बट अगर हमें क्वालिटी फैक्टर चाहिए तो क्या ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के पास जाना पड़ेगा। ध्यान से समझो, इधर मैंने बोला कि अगर मुझे क्वालिटी फैक्टर चाहिए तो मुझे ओमेगा R को नहीं देखना है, ये तो रेजोनेंस का केस है। हमें किसके पास जाना पड़ेगा, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के पास जाना। क्लियर है। अच्छा सर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के पास जब जाएंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि सर फॉर्मूला क्या बन रहा है करंट का। सर करंट का फॉर्मूला बन रहा है 1/√2 E0/R। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या हम करंट को E/Z लिखते हैं क्या। तो कंपेयर किया जाए अगर इस इक्वेशन का इस इक्वेशन से, तो यहाँ I0 है तो ये भी E0 है, यहाँ I0 है तो ये सर E0 है, बट ये नीचे क्या लिखा है √2R। तो इसका मतलब क्या यही Z है क्या, सर यही हमारा Z है। मतलब Z किसके इक्वल है, √2R। तो सर एक काम करते हैं, बस सुनिए, अगर हम इसको वैसा वाला केस क्वालिटी फैक्टर का लेते हैं तो Z की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा, √2R, और एक ओमेगा को ओमेगा 1 और एक को क्या रखना पड़ेगा, समझ गए हो, एक को ओमेगा 1, अच्छा इसमें हाँ ठीक है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। तो बताओ हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R²। अभी इसको ओमेगा 1 ओमेगा 2 रख नहीं रहे हैं, जब ये सब खत्म हो जाएगा कट पिट जाएगा तब लिखेंगे स्क्वायरिंग द बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा, और इधर से क्या रूट हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, क्या इतना होगा। थोड़ा ध्यान से देखो, ये इधर चला जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। तो सर ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, R² इक्वल आ गया, समझे हो। अच्छा थोड़ा एक बात इधर सुनो, √4 का वैल्यू क्या होता है, दोनों बात अलग अलग है। √4 का मतलब होगा केवल 2 और x² 4 है तो स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लगेगा, और ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस क्या आएगा। केवल √4 पूछे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 2, वो प्लस माइनस नहीं होगा, वो बस एक नंबर है, नंबर को सॉल्व करने के लिए बोला है। और यहाँ मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है
और हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यू होती है, तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर है तो एक्स की कितनी वैल्यू होगी, 2, एक बार प्लस का 2 और एक बार माइनस। थोड़ा ध्यान से देखो, स्क्वायर है तो क्या यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं, जैसे इधर जाके माइनस हो गया है, इधर स्क्वायर हटाते हैं या मतलब दोनों तरफ रूट लेते हैं तब तो ख़त्म हो जाएगा, और जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आर की 2 वैल्यू मिलेगी, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस, लिखा जा सकता है। एक बार प्लस का आर और एक बार क्या लिया जाएगा, माइनस का आर। बस थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, प्लस आर और माइनस आर वाला खेल, यहीं से हमें डेरिवेशन मिलेगा। अब सुनो, एक बार इसको ओमेगा 1 और इसको भी ओमेगा 1 सॉरी ओमेगा क्या लिए 2, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ले लिए, इस केस में ये आर मिला है। अब मैंने बोला था ना यहीं पुट कर लो ओमेगा 1 ओमेगा 2, बट नहीं, मैंने यहाँ पे आके पुट कर दिया है कि ये ओमेगा 1 है और ये क्या है ओमेगा 2 है, और उसी केस में ये आर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, केस बनाएंगे और सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक बार प्लस लेना पड़ेगा और एक बार क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो क्या मैं 2 इक्वेशन बना सकता हूँ, मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी होगा, समझ रहे हो ये बात, इज इक्वल टू क्या होगा, अरे माइनस आर होगा। और फिर दूसरे केस में क्या प्लस का आर होगा, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर, ठीक है। पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा बताओ, ध्यान से देखो, जब ऐड करोगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, अरे एक प्लस का एक माइनस का, बात समझो, ऐड कर रहे हो तो ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों प्लस में है और ये दोनों माइनस, ये प्लस माइनस में था तो कैंसल आउट हो गया। तो सर इधर बचा 0 बचा ना, तो इधर क्या बचेगा सर, ओमेगा 1 प्लस सॉरी ओमेगा 1 एल प्लस ओमेगा 2 एल, सॉरी एक चीज़ रुक जाओ भाई, रुक जाओ, यहाँ पे वैल्यू में ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये वैल्यू में आंसर, अच्छा ठीक है चलो रखो, अभी ऐसे रखो, 1 अपॉन ओमेगा 1 सी, अरे माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस में 1 अपॉन ओमेगा 1, ये 2 है सी इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है 0। ध्यान से देखो, ओमेगा 2 इसमें भी है, ओमेगा 2 इसमें भी है, यहाँ क्या बच जाएगा, अरे तो जुड़ जाएगा, यही गड़बड़ करेगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 में ये जोड़ दोगे तो 2 ओमेगा एल हो जाएगा, और यहाँ से 1/c कॉमन हो जाएगा तो ऊपर 2 अपॉन ओमेगा 2 हो जाएगा, और यहाँ से l/c के टर्म में आंसर आएगा, बट ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का नहीं आएगा। बस रुक जाओ, कंफर्मेशन में एक में ओमेगा 1 ओमेगा 2 अगर लिए हो r/l आता है, कट जाएगा, दूसरे में सब्सट्रैक्ट करोगे। सुनो बात पीछे भाई थोड़ा सा रुक जाओ, बेचैन जल्दी हो जाते हो। ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी, ये जो लिखा है ना वैल्यू, मैंने इसीलिए देखो मैं यहाँ पे पहले नहीं लिया हूँ, मैं बोला था यहाँ ले सकते हैं, मगर वही कन्फ्यूजन जो यहाँ पे हो रहा है, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे लाना है फॉर्मूले में r/l या l/r, जो कि अभी आएगा नहीं, चाहे मैं इसको ऐड कर लूँ चाहे मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर लूँ। तो एक काम करता हूँ, सुनिए, यहाँ पे एक बार प्लस है और यहाँ पे एक बार माइनस है, तो माइनस वाले के लिए अगर मैं दोनों को 1 ले लेता हूँ और प्लस वाले के लिए दोनों को मैं क्या ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, तो कुछ ऐसा आंसर बन सकता है। एक को प्लस, देखो ध्यान से,
मैंने ये माइनस वाला r है, इसके लिए मैंने दोनों की वैल्यू को क्या 1 1 ले लिया, और जब मैंने इसको प्लस लिया है तो इस ओमेगा की दोनों वैल्यू को मैंने क्या ले लिया है, ओमेगा 2। ग्राफ में थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ ओमेगा 1 है तो जाहिर सी बात है कि इस केस में हमारे पास अगर LCR सर्किट है तो L भी कुछ रहा होगा, C भी कुछ रहा होगा इस ओमेगा 1 के लिए, और इसी तरह इस ओमेगा 2 पे भी L रहा होगा और C रहा होगा, मगर इस केस में फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है, ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 के लिए एक बार LC का रिलेशन मैंने देख लिया और एक बार ओमेगा 1 के लिए रिलेशन देख लिया। अब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो थोड़ा ध्यान से देखो, क्या यहाँ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हो जाएगा? अरे ओमेगा 1L प्लस ओमेगा 2L, माइनस माइनस कॉमन हो गया है, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1C और प्लस का 1 अपॉन ओमेगा 2C, ये 1 है और ये क्या रहेगा, 2 रहेगा। क्लियर है? और इज इक्वल टू इधर तो दोनों जुड़ेंगे तो 0 हो जाएंगे। अब बताइए यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, क्या ब्रैकेट में ये बचेगा, इसको इधर भेज दें तो 1 अपॉन C कॉमन ले लिया जाए तो नीचे क्या बचेगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ऊपर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। क्या ये कट जाएगा इससे, ये C इधर भेज दें या L को इधर भेज दें, इसको इधर, तो सर ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू किधर आएगी, ये उधर गया तो ये ऊपर जाएगा, तो कितना आएगा, क्या एक इक्वेशन बनेगा। अब सुनो, पहला इक्वेशन बना, दूसरा इक्वेशन मैं क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट करूँगा। कैसे गलत है, अरे ये नीचे है भाई मेरे, ये ऊपर जाएगा, रुक जाओ, ठीक है, 1 अपॉन LC होगा, LC नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, 1 अपॉन LC होगा ना, समझे हो? अब सही है, नहीं आया समझ, आ गया? ध्यान से देख लो, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है ना तो लिख लो, ये टर्म ऊपर गया तो इसके साथ कितना हो गया, ओमेगा 1 ओमेगा 2L, और इसके साथ कुछ देखो, ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ये पूरा टर्म भेज दिया हूँ इधर, तो ये टर्म क्या नीचे चला जाएगा, तो इस C को इधर भेज दिया, L नीचे आ गया तो 1 अपॉन L, C को नीचे भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा, LC, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू ये है। सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट, इसमें से एक में से दूसरे को माइनस कर देते हैं, प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस करेंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट 1 किस में से, फ्रॉम 2, 1 को घटाना है किससे, 2 से, तो बताओ ये घटेगा तो कितना होगा, सर ओमेगा 2L, अरे माइनस ओमेगा 1L, और ये देखो क्या होगा, माइनस, ये माइनस है ना, घटा रहे हो तो क्या पहले माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों में है, कॉमन ले लो तो क्या प्लस हो जाएगा अंदर। अभी अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, वो पूरा घटाने का टर्म है तो तुम देखो ऐसे घटाओगे, यहाँ क्या लिखोगे माइनस, यहाँ क्या लिखोगे प्लस। अब बताओ इसमें से इसको घटाना है ना, तो यहाँ साइन नहीं चेंज होगा, इसको ऊपर रखोगे इसको नीचे, तो ये साइन माइनस और ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओमेगा 2L देखो प्लस में लिखा हूँ, माइनस का ओमेगा 1L हो गया। अच्छा, इसमें माइनस होने सभी कॉमन मत लो भाई, सिंपल प्लस ही रहने दो, समझो पहले इसको माइनस में लिखोगे और इसको किस में लिखोगे, प्लस। पहले लिख लो, माइनस में लिखोगे 1 अपॉन ओमेगा 2C और प्लस में 1 अपॉन ओमेगा 1C, क्या लिखा जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। अब हटा देता हूँ, और ये देखो माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, तो RR कितना हो जाएगा, 2R इधर। अब तो इसमें माइनस है, ये प्लस ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसको पहले और इसको बाद में कर सकते हो, इसको पहले करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये, अब सही है, क्या कॉमन हुआ, ओमेगा 2 माइनस, क्या कॉमन हुआ, क्या बचेगा, 1 अपॉन
ओमेगा 1 डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एलसीएम हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस इज इक्वल टू 2r होगा। क्यों भाई, क्लियर है? क्या कॉमन ले लिया जाए, इसमें भी यह है तो यहाँ क्या बचेगा, L प्लस 1/c इज इक्वल टू 2r। ओमेगा 1 ओमेगा 2 कितना आया है, क्या रख दें यहाँ पे, देन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस 1/c, इसकी जगह पे क्या रखोगे, 1/LC, c से c क्या हो जाएगा, L कहाँ जाएगा, तो क्या डायरेक्ट L प्लस L 2L हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू, समझे हो। देन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 2L उधर जाएगा, अभी ऐसे रहने दो सर, ये हो जाएगा कितना 2L, और इधर क्या चल रहा है 2 से 2 क्या हो जाएगा, देन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R/L आ गई, यही चाहिए था मुझे, R/L। देखो एक बात और बता दूं मैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मैं लिखा हूं, क्या लिखा हूं, क्या यही मैं निकालना चाह रहा था, क्योंकि मुझे चाहिए था क्वालिटी फैक्टर। क्या मैं क्वालिटी फैक्टर के लिए बस इतने के लिए मैंने ये सब किया है पूरी वैल्यू, क्योंकि मुझे ये सब नहीं, ओमेगा 2 ओमेगा 1 दिया रहेगा क्वेश्चन में तब तो आसान है, बट अगर मुझे R और L दिया होगा या C दे देता है तब मैं कैसे निकालूंगा क्वालिटी फैक्टर। तो क्या अब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू पता चल गई है। और एक बात बताओ, क्या ओमेगा R को मैं कल से चिल्ला रहा हूं कि 1/√, क्या होता है, तो क्या ये भी L और C के टर्म में पता चल गया और ये भी पता चल गया। अब क्या क्वालिटी फैक्टर निकालना और आसान हो गया। तो LCR के टर्म में निकालने के लिए बस इतना किया गया है। और एक बात सुन लो, अभी बता दे रहा हूँ, फिर से रिकैप करूँगा। आप डायरेक्ट देखोगे कहीं भी बुक में या कहीं भी देख रहे हो तो आपको सिंपल बताया जाएगा कि क्वालिटी फैक्टर इतना होता है। ये कहाँ से कैसे आ रहा है थोड़ा सा बस इसमें समझना पड़ेगा आपको। जो चीज़ें की हैं ये मिटा रहा हूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यू अब लिख रहा हूँ क्वालिटी फैक्टर का। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन में R अपॉन L, क्या इसकी जगह पे रखा जाएगा तो L कहाँ चला जाएगा, अरे R/L, L कहाँ चला जाएगा। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं हम सर ओमेगा R/L में L कहाँ चला गया, L/R, ऐसे लिखा जा सकता है। या तो ऐसे पूरा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। क्या क्लियर है। अच्छा सर, या तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ओमेगा R की वैल्यू मैंने अभी बताया क्या होता है 1/√LC होता है। और सर यहाँ पे ऊपर क्या चल रहा है L, अपॉन में क्या है R। थोड़ा ध्यान से देखो, इस L को क्या √L दो बार लिख सकते हो, क्या √L से एक √L खत्म हो जाएगा तो सर कितना बचेगा, सर 1/R तो नीचे चल रहा है, ऊपर क्या बचा है रूट का L और नीचे क्या बचा है रूट का C। तो क्या ये भी क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा 1/R √L/C। मेन फॉर्मूला यही है जो NCERT में मेंशन है। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1/R √LC, L/C। क्लियर है इतनी बात। इसको एक बार देख लो, जिनको नहीं समझ में आया है, बाकी जिनको आ गया है वो नोट करेंगे। मैंने सिंपल सी बात था, Z की वैल्यू निकाली, Z होता इतना है। Z निकालने के लिए मुझे चाहिए था किसी भी पर्टिकुलर क्वालिटी का फैक्टर, जो कि ये मैंने ग्राफ बना रखा था। इस ग्राफ में मुझे Z चाहिए था, तो मैं इस इक्वेशन पे आया तो देखा भाई I इज इक्वल टू E0/Z होता है, और Z की जगह तो मैं √2R लिखा हूँ, तो Z से कंपेयर करूँगा तो मुझे मिल जाएगा Z की वैल्यू। अब दोनों तरफ वैल्यू मिली है, स्क्वायर कर दिया तो ये आया। फिर मैं क्या किया, इसको इधर भेज दिया, स्क्वायर हटाया तो इसकी वैल्यू +- R मिली। एक बार 1
1 के लिए R और L के साथ R का रिलेशन ये है, ये C है, L C R का रिलेशन ये है जब पहली फ्रीक्वेंसी थी, और एक बार प्लस के साथ लिया हूँ तो ये 2 वाली फ्रीक्वेंसी आई। ध्यान से सुनो क्यों मैं ऐसा किया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये ओरिजिन अगर है तो ओरिजिन के इधर जाने पे क्या माइनस होता है और ओरिजिन के इधर जाने पे क्या होता है प्लस। तो ओमेगा 1 के लिए मैंने माइनस आर को सेलेक्ट किया और ओमेगा 2 के लिए मैंने किसको सेलेक्ट किया है, प्लस आर को। तो यहाँ से 2 इक्वेशन मिले। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सिंपली एक बार ऐड किया गया है तो एक इक्वेशन ये मिला है, और इन्हीं को सब्सट्रैक्ट किया गया है तो एक इक्वेशन ये मिला है। और ये कैसे मिला है, इसका यूज़ किया गया है यहाँ पे, इनकी वैल्यू ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू उठा के रखी गई है और ये फाइनली इक्वेशन मिला है। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हमें यहाँ पे पता है, इसीलिए मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, उठा के रख देंगे, क्वालिटी फैक्टर ये होगा। मुझे ओमेगा आर ऑलरेडी पता है तो वो भी रख दूंगा, तो मुझे क्वालिटी फैक्टर ये मिल जाएगा। ठीक, बस यही है, क्वालिटी फैक्टर ख़त्म हो गया है, नोट कर लीजिए। जल्दी करो। क्वालिटी फैक्टर ख़त्म हो गया है, बस एक छोटा सा हेडिंग है वॉटलेस करंट, हेडिंग डाल के उसको भी आज लिख ही लो, ख़त्म हो जाए। हम लोग अब वैल्यू निकालेंगे एनर्जी का प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर में। हाँ, उसके बाद से बस ट्रांसफार्मर एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, संडे को पढ़ेंगे। क्या है संडे को? छुट्टी मना लिए हो, अभी बहुत छुट्टी मनाओगे, इस महीने में बहुत छुट्टी है। महीने के बाद छुट्टी है। हाँ तो वही लास्ट में है ना। अभी छठ में 6 दिन तुम गायब ही रहोगे, पूरा एकदम 3 दिन तक तो व्रत ही रहते हो। हाँ? पहले से एकदम जाके घाट उठ पे काम वाम करना होगा वहाँ। दिवाली में 2 दिन, तो 3 2 5 दिन, दशहरा में 4 दिन घूमे ही हो, 9 दिन कम थोड़े होते हैं, तो संडे भूल जाओ कुछ दिन के लिए। संडे को कुछ चैप्टर ख़त्म करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, ज़्यादा नहीं बचेगा, क्योंकि कल पढ़ा देंगे अगर एनर्जी स्टोर, तो हमारे पास बस ट्रांसफार्मर रहेगा, एक टॉपिक है बस, और जनरेटर, तो जनरेटर में आधा पढ़े हो, थोड़ा सा बस रहना रहेगा,
ठीक है, तो एक घंटे से 1.5 घंटे का क्लास रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। संडे के दिन आना है आपको, ठीक है। हो गया, नोट हो गया। चलो लिखो इसके नीचे, हेडिंग डालो, छोटा सा हेडिंग है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अभी वॉटलेस करंट नहीं है। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो रिसीवर, जो रेडियो में रिसीवर होता है ना, उसी का ट्यूनिंग ऑफ रेडियो रिसीवर आगे जरूर लिखना। अच्छा, रिसीवर ट्रांसमीटर दोनों अलग अलग चीज़ होती है, आपको पता होगा। जैसे ऐसे देखो, बात सुनो इधर, एक अगर हम एंटीना ले लेते हैं, अगर कोई एक एंटीना लेते हैं या कोई सैटेलाइट है सपोज दैट, तो सैटेलाइट से सबसे पहले सैटेलाइट से जो भी सिग्नल लॉन्च किया जाता है या निकाला जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, तो जहाँ से सिग्नल निकलता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसमीटर। क्या कहा जाता है? ट्रांसमीटर। यहाँ से सिग्नल निकलेगा। अब ये हो सकता है या तो सैटेलाइट हो या तो टावर हो आपका, ठीक है। सैटेलाइट से पहले ट्रांसमीटर कहलाएगा और वहाँ से जब सिग्नल निकलता है तो पहले टावर कैच करता है। जो भी टावर लगे हैं आपके अगल बगल, वो अब टावर कैच करेंगे, टावर पे आएगा सिग्नल। अब सपोज दैट ये टावर है, यहाँ से सिग्नल निकला और ये आया टावर पे, यहाँ टावर लगा है। टावर में भी कई चीज़ें लगी होती हैं, पता होगा आपको। कुछ नाम उम पता है टावर में? एक ऐसे गोल गोल डिब्बा लगा होता है, देखा है? इसको कहते हैं माइक्रोवेव। और एक ऐसे लंबा लंबा एंटीना लगा होता है, ऐसे देखा है क्या? ऐसे लंबा लंबा रॉड लगा होता है, इधर 3 लगे होते हैं, अल्फा बीटा गामा उनका नाम होता है, जिसको RRU कहते हैं, ठीक है। वही मेन होते हैं, उन्हीं से सिग्नल आता है। और माइक्रोवेव जो होता है उसको डिस्टेंस तक लेके जाता है, ठीक है। क्योंकि माइक्रोवेव जो होता है एक वेव के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वहाँ से हमें सिग्नल मिलता है जो एंटीना के थ्रू जाता है। और अल्फ़ा बीटा गामा वो 3 ही फेज़ में होते हैं। अब एक एंटीने में सर तुम देखोगे 6 लगे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 6 एक ही कंपनी के हैं, एक कंपनी बस 3 लगाती है। क्योंकि अब पता है आपको टावरों पे शेयरिंग होती है, एक ही टावर पे आइडिया है, वोडाफोन है, BSNL है, सब लग जा रहे हैं। तो ये कॉस्टिंग का वो होता है खेल कि भाई हम कॉस्ट बचा रहे हैं अगर, तो एक ही टावर हमने किसी कंपनी ने लगाया, सपोज दैट भारती इंफ्राटेल ने लगाया। भारती इंफ्राटेल मतलब कौन? एयरटेल भारती इंफ्राटेल कंपनी का वो है जो टावर लगाती है। तो भारती इंफ्राटेल लगाया तो उसने रिलायंस को, BSNL को, वोडाफोन को, सबको टाई अप किया और बोला कि भाई हमने यहाँ टावर लगाया है, आपका सारा पैसा बचेगा, आप भी इसमें शेयर में आ जाओ। तो सबका शेयर होगा 10-10%, 20-20% का, सब लोग, पैसा कम लगेगा भाई उसका भी, क्योंकि अगर वो अकेले लगाता तो उसको पूरा तेल खर्चा हर एक चीज़ देना पड़ता, अब पैसा मिलने लगा। तो उस पर 10-12 लगे होंगे, तो ऐसा मत समझना कि 10-12 वो सब एक ही कंपनी का है, नहीं, बस 3 लगे होते हैं। अब ये जो लगा होता है यही ट्रांसमीटर है, ये जो RRU है, यही RRU क्या कहलाता है? ट्रांसमीटर। ये सिग्नल यहाँ से कैच करेगा और कैच करके ट्रांसमिट करेगा। जब ट्रांसमिट करेगा तो हमारे घर में जो फ़ोन रखे हैं या रेडियो रखे हैं, तो वो रेडियो सिग्नल को कैच करते हैं। उसके लिए रेडियो जो पुराने आते थे उसमें आपने देखा होगा एंटीना होता है। तो एंटीना होता है वो एक वायर का या किसी का भी बना सकते हो, उसको हम ओपन कर देते थे तो हमें एकदम क्लियर आवाज़ आने लगती थी, जो भी हम फ्रीक्वेंसी पकड़ा के रखते थे। तो एंटीना हम ओपन इसलिए करते थे कि हमारे रेडियो में एक लगा होता है जिसका नाम क्या होता है? रिसीवर। ये रिसीवर क्या होता है? इससे आने वाले सिग्नल को कैच करता है, और जब कैच करेगा, जो चीज़
कैच कर रही है वो रिसीवर है और जो ट्रांसमिट कर रही है वो ट्रांसमीटर है। ठीक है, अभी आगे इनका यूज है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर में बात क्लियर रखिएगा। अब रिसीवर के अंदर ट्यूनिंग होगी, जैसे टावर लगाने वाले ने अपने टावर के अंदर ट्यूनिंग करके रखी है वैसे तुम भी ट्यूनिंग करोगे। जैसे तुम देखे होगे टावर में क्या होता है, मान लो भी तुम इस एरिया में हो, यहाँ हो, तुम हनुमान मंदिर चले गए और तुम रामलीला मैदान चले गए और तुम एक सिविल लाइन रोड पे कहीं चले गए, पूरा ऐसे घूम लिया बीच में, ठीक है, और बीच में कहीं टावर लगा है। तुम्हें पता है सिग्नल हर जगह एक बराबर नहीं आएंगे। फ़ोन में आप नेटवर्क देख लो, हर जगह एक बराबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसमीटर है उसको सेट करके रखा गया होता है कि भाई इधर ही वो देखा जाता है। एक इंजीनियर होता है जो पूरा घूम के देखेगा कि किधर पॉपुलेशन ज़्यादा है, उधर ही आरआरयू को सेट करके रखेगा कि इधर के लोग को ज़्यादा सिग्नल बेहतर मिले, बट थोड़ा थोड़ा सिग्नल इधर भी आएगा। तो इसका मतलब उसने ट्यूनिंग बना के रखी है, उसी हिसाब से आपको भी ट्यून करना पड़ेगा, एक फ्रीक्वेंसी पे सेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप एक फ्रीक्वेंसी पे रिसीवर को सेट करोगे तो आपका चैनल यहाँ पे पकड़ लेगा, जो भी चैनल आप पकड़ाना चाहते हो। ठीक है, अब चैनल बहुत सारे होते हैं, जैसे सपोज दैट, पहली बात तो ये सुनो, जो भी कंट्री है अपने जैसे मान लो रेडियो और टीवी ये जो भी होते हैं ना, इनको मतलब उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट करके रखा गया होता है। जैसे मान लो तुम डिश टीवी देख रहे हो और तुम टाटा स्काई देख रहे हो, दो अलग अलग कंपनी है, ब्रांड है, दोनों पे सेम चैनल आते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मान लो तुम कॉलर्स देख रहे हो तो कॉलर्स उस पर भी आ रहा है। ठीक है, अब कॉलर्स का नंबरिंग यहाँ पे आपने कुछ और इंटर किया है और वहाँ पे कुछ और इंटर किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक ट्यूनिंग बना के रखी है कि मेरे कंपनी का बैंडविड्थ ये है, इस बैंड पे पकड़ेगा, और आपकी कंपनी का बैंडविड्थ ये है, आपका इस पे पकड़ेगा। बट रेडियो में ऐसा नहीं है। रेडियो में क्या है, ये स्केल है, बस ऐसे समझो। ठीक है, इस स्केल में मान लेते हैं जैसे हम 89.6 है ना, देवरिया का एफएम है, 90.0, 91.9, 91.7 लिख लो पहले, 91.9, 93.5, 98.3। ठीक है, ऐसे ही एफएम के नेम है। जैसे मान लेते हैं इस एफएम का नाम है, देवरिया का है, आप अपना बैंडविड्थ में चेक कर सकते हो। रेडियो रंग, रेडियो केसरी, ये भी देवरिया का है। बिग एफएम, मंत्रा 93.5, क्या होता है? नहीं, रेडियो मिर्ची ये है 98.3, ये भी कुछ नाम है इसका, याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बैंडविड्थ है। ठीक है, अब सुनो पहले ध्यान से, ये जो बैंडविड्थ देख रहे हो इसमें देखो गैपिंग है, एक पर्टिकुलर गैपिंग है, दिख रहा है? 89.6 के बाद से 90 आ रहा है, 90 पॉइंट इसको ओ बोलते हैं, ये जीरो नहीं कहलाता है, 90 पॉइंट ओ कहा जाता है। 91.7, फिर 91.9, फिर 93.5, फिर एक पर्टिकुलर गैप पे कभी भी एक फ्रीक्वेंसी पे दो चैनल सेट नहीं होते। इसको लाइसेंस से ख़रीदा जाता है, तो गवर्नमेंट हमेशा चेक करेगी कि हमने इस नंबर को दे दिया है तो फिर उस नंबर पे कोई बैंडविड्थ नहीं बनेगा। समझ रहे हो इतनी बात? तो उसने जैसे मान लो देवरिया का ये रेडियो रंग है, तो अगर तुम किसी इंडिया के कंट्री में चले जाओगे तो क्या सर इस पे चैनल नहीं होगा? होगा, मगर देवरिया का ये चैनल है अगर, तो केवल देवरिया में ही तो पकड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे रेडियो मिर्ची ले लो, क्या रेडियो मिर्ची इंडिया के किसी भी कोने में पकड़ सकता है? हाँ, क्योंकि उसके ब्रॉडकास्टिंग हर जगह है, वो सैटेलाइट से आता है, तो सर वो कहीं भी पकड़ सकता है। ठीक है, मगर उसका ऑफिस होता है, जैसे गोरखपुर में क्लियर पकड़ेगा, देवरिया में कम पकड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि 98.3 पे इंडिया में कहीं भी नहीं ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है, मगर 89.6 में शायद हो सकता है, क्योंकि ये लोकल चैनल है, और लोकल चैनल मतलब केवल देवरिया के लिए।
तो जाहिर सी बात है अगर तुम किसी अनदर स्टेट में जा रहे हो, पंजाब में जा रहे हो, तो हो सकता है 89.6 में वहाँ पे अनदर चैनल पकड़ रहा हो। समझ गए इतनी बात? तो जो हमारे पर्टिकुलर चैनल है इनको हटा दो। ये पर्टिकुलर चैनल है बिग FM, मंत्रा, रेडियो मिर्ची, ठीक है। इन चैनलों को तुम इंडिया में कहीं पे अनदर नंबर से नहीं देखोगे, यही नंबर रहेंगे 91.7, 93.5 या 98.3। क्लियर है? अब इनकी ट्यूनिंग की जाती है। जब ट्यूनिंग की जाएगी तो रेडियो में रिसीवर लगाओ तो इसको घुमाते हैं, तो घुमाएंगे तो यहाँ पे जैसे मान लो बिग FM है, तो मैं घुमाते घुमाते उसको 91.7 पे लेके आऊँगा, तो अपने आप 91.7 पे उसको एक फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी और वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे उसका करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और जहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा तो पावर अपने आप क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मतलब जो भी साउंड यहाँ पे तुम सुन रहे थे वो साउंड एकदम तुम्हें क्लियर सुनाई देने लगेगा। क्लियर है इतनी बात? तो सबकी अपनी अपनी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। जैसे तुम ट्यून करोगे यहाँ पहुँचोगे तो ये एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, तुम्हारा रेडियो अपने आप रेजोनेट कर देगा 93.5 पे, तुरंत एक FM पकड़ लेगा और यहाँ पे अपने आप करंट मैक्सिमम होगा, पावर वहाँ पे मैक्सिमम, जो भी चीज़ तुम सुन रहे हो क्लियर सुनाई देने लगेगा। क्लियर है इतनी बात? अगर इनकी गैपिंग को बहुत कम रख दिया जाएगा, जैसे 91.7 से 91.9 अगर मैंने कर दिया, तो 91.9 देखो बहुत कम गैपिंग है, थोड़ा सा ही इधर घुमाओगे तो क्या तुरंत दूसरा चैनल पकड़ ले रहा है? तो इसका मतलब इनका बैंडविड्थ बहुत अच्छा होना चाहिए भाई। अगर बहुत पतला हो गया तभी आएगा, नहीं तो देखो यहाँ पे अगर 91.9 है, 91.9 है तो इसके जस्ट बगल में ही तो 91.7 है, इसी के अंदर क्या एक और चैनल पकड़ लेगा? अरे भाई क्या इसमें भी तो करंट दिखाई दे रहा है? इसमें कितना दिख रहा है? I0, तो इसमें क्या I0 से थोड़ा सा कम ही तो है, तो क्या ये भी आवाज़ आने लगेगा? समझ रहे हो? तो बैंड की विड्थ को जितना कम रखोगे क्या क्वालिटी फैक्टर उतना अच्छा मिलता जाएगा, उतनी ही अच्छी आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी। इसीलिए इनके बैंड के विड्थ को हमेशा कम रखते हैं। कम रखेंगे तो शार्पनेस ज़्यादा रहेगा, और शार्प ज़्यादा रहेगा तो क्वालिटी फैक्टर हमें अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, इसी चीज़ को थोड़ा सा लिख लो एक लाइन में फटाक से। द ट्यूनिंग सर्किट ऑफ अ रेडियो, जल्दी लिखो, द ट्यूनिंग सर्किट ऑफ अ रेडियो और TV is an example of resonant circuit. The tuning of a, या ट्यूनिंग सर्किट लिखो, ट्यूनिंग सर्किट ऑफ अ रेडियो और TV is an example of a LCR resonant circuit. फुल स्टॉप देना, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, सिग्नल आर ट्रांसमिटेड बाई, जल्दी जल्दी लिखो, टाइम नहीं है। सिग्नल आर ट्रांसमिटेड बाई डिफरेंट स्टेशन एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट स्टेशन एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट में, these frequency are picked by, these frequency are picked मतलब पकड़ना, picked by antenna and corresponding to these frequency a number of voltage appear across LCR सर्किट, कुछ वोल्टेज वहां पे उसको मिलेगा। फुल स्टॉप देके नीचे लिखना, बट मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, maximum current flow through the circuit when resonance
ठीक है। रेजोनेंस ब्रैकेट में लिख लेना ओमेगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट एल सी, ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC। इसी फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट होगा। ओमेगा आर इज इक्वल टू √1/LC। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लास्ट है, लास्ट 1-2 लाइन लिख लो। इफ Q फैक्टर ऑफ अ सर्किट इज लार्ज, Q factor of the circuit is large, the signal of other station will be very weak. The signal of other station will be very weak. Full stop. इसी में लिखना अभी, इसी पॉइंट में, by changing the value of adjustable capacitor, the changing the value of adjustable कैपेसिटर को चेंज करते हैं। बाकी कौन कौन फिक्स रहेगा? LCR में L और R फिक्स रहेगा। चेंज किसको करोगे? C को। देखो ध्यान से, ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc होता है, और ओमेगा L और ओमेगा सी, इसमें ओमेगा है, इसमें ओमेगा है। तो तुम्हें रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर चाहिए तो एक बात बताओ, मैंने अभी बोला ओमेगा आर क्या √L/C होता है, तो इसमें L फिक्स होगा, तो चेंज किसको करोगे? C को। चेंज करते करते एक समय ऐसा लाओगे ना जहां पे ओमेगा आर की वैल्यू 1/√LC, मतलब एक्सएल किसके इक्वल हो जाए? XC के। अगर एक्सएल XC के इक्वल हुआ तो उसमें चेंज किसको करना है? C को। ठीक है। एडजस्टेबल कौन होता है? कैपेसिटर। क्लियर है इतनी बात? तो क्या लिखे हो इसमें? बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एडजस्टेबल कैपेसिटर, द सिग्नल फ्रॉम द डिजायर स्टेशन, द सिग्नल फ्रॉम द डिजायर स्टेशन कैन बी ट्यून्ड इन IN पकड़ लेगा, मतलब जो भी चैनल तुम चाह रहे हो वो डिजायर चैनल पे ट्यून कर लेगा जब तुम C को एडजस्ट करोगे। तो क्लियर है इतनी बात? ये खत्म है। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा। व्हाट नहीं, अभी हेडिंग नहीं, क्वेश्चन करेंगे। जितना आज पढ़ें इस पे न्यूमेरिकल नहीं हुआ है। बैंडविड्थ पे हम पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर, एनर्जी कल।